अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपका एक चैप्टर है असेसिंग ऑडिट रिस्क के जो ऑडिट प्रोसीजर आप कर रहे होते हैं उस ऑडिट में किस तरह से रिस्क को असेस किया जाता है, किस तरह से रिस्क का अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है। सो बाय डेफिनेशन ऑडिट रिस्क इज द चांस दैट you would not catch a major mistake in the financial statements। ऑडिट रिस्क ये होता है कि जब आप एक स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे होते हैं और आप उसमें कोई मिस्टेक या कोई गलती नहीं पकड़ पाते, तो ये एक ऑडिट रिस्क होता है जिससे ऑडिट करने का मकसद आप कह सकते हैं कि खत्म हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं ऑडिट रिस्क, कि आप ऑडिट करते हुए कोई गलती को ना पकड़ पाए, ये एक आपका ऑडिट रिस्क है। ठीक है। सेकंड एक मेन पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडिट के हवाले से, दैट इज मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब होता है कि एक अमाउंट आपके लिए कितनी मटेरियल है, कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लेट्स से एक लाख रुपए की कंपनी है, उसके लिए 10,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर उसके 10,000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन अगर एक कंपनी 1 करोड़ या 1 अरब रुपए की है, उसको 10,000 का डिफरेंस उसके लिए मैटर नहीं करता। ठीक है। सो मटीरियलिटी का मतलब होता है कि एक एसेट या एक अमाउंट किस कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप एक छोटी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो कि 10 लाख रुपए कंपनी है, अगर उसके 50,000 रुपये का फर्क आ जाता है, आप फर्क निकाल लेते हैं, तो उसके लिए शायद ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उसमें 50,000 रुपये का फर्क आ रहा था। लेकिन एक कंपनी अगर 1 अरब रुपए कंपनी और आप उसका ऑडिट करने जाते हैं, अगर उनके रिकॉर्ड में 40-50 हज़ार का फर्क आ जाता है तो उनके लिए वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। ठीक है। तो इसे कहते हैं बेसिकली मटीरियलिटी। ठीक है। कि जो आपका लॉस है, ये जो आपकी मिस्टेक है, ये जो आपका फ्रॉड है, वो किस हद तक है, किस लेवल का है, वो कम है, ज्यादा है, मटेरियल है या इमटेरियल है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जी बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। उसके बाद है जी ऑडिट रिस्क मॉडल। अब आप आपका मकसद क्या होता है व्हेन यू ऑडिट ए कंपनी? योर मेन गोल इज टू प्रोवाइड अश्योरेंस टू द यूजर ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट दोज डॉक्यूमेंट्स आर फ्री ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो कहता है जी जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं किसी कंपनी का, तो आपका मेन मकसद या पर्पस ये होता है कि आप इस चीज़ को अश्योर करें कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, और अगर गलती है तो आप उसको बताते हैं कि जी इसमें ये गलती है। ठीक है। तो आपके ऑडिट का मकसद इसके लिए होता है। अब अब क्या चीज़ है जी, यू यूज ऑडिट रिस्क मॉडल विच कंसिस्ट ऑफ, जो जो रिस्क बेसिकली होता है कि एक ऑडिट में रिस्क क्यों आता है। जैसे तुमने बात की ना कि रिस्क का मतलब होता है आप फ्रॉड को या मिस्टेक को नहीं पकड़ पाते। अब हम देखते हैं कि ये रिस्क आता क्यों है। तीन तरह की बेसिकली वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आपके ऑडिट में रिस्क आता है। एक होता है इनहेरेंट कंट्रोल और एक होता है डिटेक्शन रिस्क। ये तीन तरह के रिस्क होते हैं जिसकी वजह से आप अपने ऑडिट में किसी मिस्टेक को नहीं पकड़ पाते, किसी गलती को नहीं पकड़ पाते। ठीक है। अब इन्हीं हाँ हम वन बाय वन इन रिस्क को समझेंगे कि इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, डिडक्शन रिस्क क्या होता है। ठीक है। ताकि आप लोग समझ सकें कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है। ये सिंपली ये लिखा हुआ है कि आप जो मेन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनका आप ऑडिट करते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। इनकम स्टेटमेंट में आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, बैलेंस शीट में इन्फॉर्मेशन होती है, कैश फ्लो में कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अच्छा। अब जैसे हमने बात की थी कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, कि आप कोई मिस्टेक को नहीं पकड़ पाते। ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि दो तरह के रिस्क होते हैं इसकी वजह से। यू इशू एन एडवर्स ओपिनियन व्हेन इट इज़ नॉट वारंटेड। आप एक आप कहते हैं कि ये रिस्क ये है जी कि आप कहते हैं कि इनकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है जबकि इन एक्चुअल वो ठीक होती है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, आप कहते हैं जी कि इन यू इशू एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं मिली आपको जबकि इन एक्चुअल उनकी स्टेटमेंट्स में गलती होती है। तो ये क्यों होता है? ये ऑडिट रिस्क की वजह से होता है कि आप गलत जो है वो एक स्टेटमेंट इशू कर देते हैं। अगर आपको इस पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो इसको आप दोबारा सुन सकते हैं। देन हु यूजेस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको इस्तेमाल कौन करता है? आप लोग जानते हैं, आप लोगों को मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझते हैं कि आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन पढ़ते हैं? स्टॉक होल्डर्स पढ़ते हैं, पोटेंशियल स्टॉक होल्डर्स पढ़ते हैं। ठीक है। बैंक्स पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने लोन देना होता है। रेगुलेटरी एजेंसीज जो होती हैं वो इसको पढ़ती हैं। ठीक है। वो इसको समझती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इन रिस्क की तरफ। जो हमने कहा था कि
आप मिस्टेक्स क्यों नहीं पकड़ पाते, उसकी उसकी वजह 3 रिस्क होते हैं। और वो 3 रिस्क कौन से थे? इनहेरेंट रिस्क, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। अब हम फर्स्ट वन देखते हैं जी। सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट का मतलब होता है विरासत में मिलना। तो इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क होता है जो कंपनी के प्रोसीजर्स की वजह से होता है, ठीक है, यानी कि कंपनी किस तरह के ऑपरेशंस कर रही है। अगर तो कंपनी के सिंपल से ऑपरेशंस हैं, कंपनी एक चीज खरीदती है उसको एज इट इज बेच देती है, तो उसके कोई टफ प्रोसीजर नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी जो है वो लीज का काम कर रही होती है, ठीक है, वो हेजिंग का काम कर रही होती है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का काम कर रही होती है, तो उसके प्रोसीजर या प्रोसेसेस जो होते हैं वो टफ प्रोसेसेस होते हैं, उसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो रिस्क आता है उसमें कहते हैं जी ये इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। इसकी फर्दर कुछ चीजें हैं जी। ये देखें लिखा हुआ जी, द रिस्क कम्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। ये रिस्क ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है। इट्स द नेचर ऑफ बिजनेस दैट क्रिएट्स दिस इश्यू। के बिजनेस के नेचर की वजह से इश्यू आता है। अगर एक सिंपल आप बाइक से परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, तो ये एक टफ प्रोसीजर नहीं है। लेकिन अगर आप इसी बाइक को किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट्स पे सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये कंपैरेटिवली एक टफ प्रोसीजर है, जो कि इस बिजनेस के नेचर की वजह से रिस्क क्रिएट करता है ऑडिट में। अच्छा जी, अब और कौन सी वजूहत होती है इनहेरेंट रिस्क में? रैपिड चेंज। वो कहता है जी कि रैपिडली चेंज आ रहा है, बिजनेस whose inventory become obsolete quickly experience high inherent risk। देखें, लेट्स से एक बिजनेस है जो टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहा है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, गेमिंग्स हैं। उसमें क्या होता है, नई से नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो फ्लॉप हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस इस तरह का काम कर रहा है, लेट्स से आप एसी बना रहे हैं, एयर कंडीशन बना रहे हैं, तो पहले आपके नॉर्मल एसीज होते थे, ठीक है। जैसे ही आपके डीसी इन्वर्टर्स आए, तो क्या हुआ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की गेम है, जैसे डीसी इन्वर्टर्स आए, जो लोग अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे उनका जो स्टॉक है वो रुक जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे या उस प्राइस पे नहीं खरीद पाएंगे। सो इस वजह से इनके बिजनेस में एक रिस्क क्रिएट हो जाएगा, जिसमें कहते हैं ये इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। आप आज स्टेटमेंट इशू करते हैं कि ये बिजनेस बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ ही दिन बाद नई टेक्नोलॉजी आती है, वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपसे एक गलत जो है वो स्टेटमेंट इशू हो गई, और उसकी वजह थी इनहेरेंट रिस्क, कि बिजनेस की नेचर ही ऐसी थी जिसकी वजह से गलती आ गई। एक्सपायरिंग पेटेंट्स। आप पेटेंट्स का काम, एक बिजनेस पेटेंट्स का काम करा जिनके पेटेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं कि जब आप कोई काम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो काम सिर्फ आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लाइफ होती है 5 साल, 10 साल, 15 साल। जैसे ही वो टाइम पूरा होता है, सारे लोग आपकी जैसी चीज बनाना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर आपके बिजनेस में रिस्क क्रिएट हो जाता है। अब आपको compete करना पड़ता है मार्केट के साथ, ठीक है जी। देन इकोनॉमी कंडीशन किस तरह की है, उस बिजनेस को फाइनेंशियल अवेलेबल है या नहीं है, इससे उस बिजनेस की इनहेरेंट रिस्कीनेस का पता लगता है, ठीक है जी। अच्छा जी, देन है जी कंट्रोल रिस्क। अब कंट्रोल रिस्क क्या होता है? कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट कंपनीज इंटरनल कंट्रोल वुड नॉट डिटेक्ट और प्रिवेंट मिस्टेक्स। अब ये भी जो है, क्या कहते हैं, एक टाइप ऑफ रिस्क ही है, लेकिन ये इसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। अब कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? लेकिन लेट से आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई 5-10 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास 50-60 तरह के एम्प्लॉयज हैं डिफरेंट, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आप एक कंट्रोल अपने बिजनेस में एक कंट्रोल क्रिएट करते हैं। आप कहते हैं कि यार ये बंदा इनकी निगरानी करेगा, ये बंदा कैश अकाउंट की निगरानी करेगा, ये बंदा जो है परचेजिंग करके लाया करेगा, ये वाला बंदा, दूसरा बंदा जो है ये जो है प्रोडक्शन क्या करेगा। तो आप एक किस्म का एक कंट्रोल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपके इस सिस्टम में जहाँ 50, 100, 200 लोग काम करें, वहां पे वो लोग गलती ना करें, एरर ना करें या फ्रॉड ना करें, धोखेबाजी ना करें। तो आप इसे कहते हैं कंट्रोल क्रिएट करना। सो अगर आप अच्छा कंट्रोल क्रिएट नहीं करते, तो वहां पे रिस्क के चांसेस ज्यादा होंगे, फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप अच्छा कंट्रोल क्रिएट कर देते हैं, तो वहां पर रिस्क के चांसेस भी कम होंगे। जब कोई बंदा एज एन ऑडिटर आपकी कंपनी को ऑडिट करने आएगा, तो वो देखेगा कि आपकी कंपनी का कंट्रोल किस तरह का है। अगर कंट्रोल अच्छा है, तो वो
नॉर्मल सा सिंपल सा ऑडिट करेगा और उसकी बेस पे रिपोर्ट दे देगा। लेकिन अगर वो देखेगा कि यार आपका तो कंट्रोल सिस्टम ही अच्छा नहीं है, आपके तो कंपनी के अंदर काफी सारे फ्रॉड्स के चांसेस हो सकते हैं, अब वो जो ऑडिट करेगा वो काफी डिटेल्ड ऑडिट करेगा, वो हर एक चीज को देखेगा फिर कोई स्टेटमेंट इशू करेगा। ठीक है, तो इसलिए कंट्रोल रिस्क को समझना हमारे लिए जरूरी होता है। अब कंट्रोल रिस्क कैसे होता है जी? कंट्रोल सिस्टम कैसे क्रिएट होता है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। हर आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जगहों पर बिठाते हैं कि ऑर्डर एक अलग बंदा करेगा, परचेजिंग अलग बंदा लेके अलग बंदा आएगा, उसको संभालेगा अलग बंदा, पेमेंट उसके अलग बंदा करेगा। इसे कहते हैं जी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि हर एक बंदे की डिफरेंट ड्यूटी है। अगर आप एक ही बंदे को कहेंगे कि यार आप खुद से परचेजिंग करें, ठीक है, खुद से चीज ले आए, अपने आप संभाल के रखें, खुद ही उसकी पेमेंट करें, तो वहां पे रिस्क के चांसेस ज्यादा होंगे। वहां पे आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है, वो बंदा गलत चीज ऑर्डर कर देगा, वही रिसीव कर लेगा, आपको नहीं बताएगा। ठीक है, और उसकी पेमेंट भी पूरी कर देगा और वहां पर जाकर वो कमीशन भी ले लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा आपका। जो कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इस चीज को हल करती है, आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा बनाती है। ठीक है, देन प्रॉपर तादाद में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, देन फिजिकल कंट्रोल ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड, जो आपके फिजिकल एसेट्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में कितने टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, कितने कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, मशीनरीज हैं, कितने बाइक्स हैं, कार्स हैं, और कौन कौन से मॉडल्स हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। हर एक चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। इस ये चीज़ आपके कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाती है। और जब एक ऑडिटर आपका ऑडिट करने आएगा तो वो आपके कंट्रोल सिस्टम को देख के फौरी तौर पे आप ऑडिट करके कम पैसे लेकर चला जाएगा। और इसी तरह एज एन ऑडिटर जब आप किसी बिजनेस में जाएंगे, आप देखेंगे कि उनका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, उनके बिजनेस में फ्रॉड के चांसेस कम है, तो आपको उनका ऑडिट करने में भी आसानी होगी। आप थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा चार्ज करेंगे और उनका फौरी तौर पे ऑडिट करके आप आ जाएंगे। अच्छा जी, एक और टाइप ऑफ रिस्क होता है जिसमें कहते हैं जी डिटेक्शन रिस्क। अब डिटेक्ट पहले जो दो रिस्क थे वो आते थे कंपनी के एंड पे, अब डिटेक्शन रिस्क होता है ऑडिटर के एंड पे। यानी कि ऑडिटर का मतलब है, यानी कि आप, ये आपकी वजह से मसला होता है। अगर एज एन ऑडिटर आप किसी चीज़ को ऑडिट करने जा रहे हैं तो आप उस रिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसे हम कहते हैं ये डिटेक्शन रिस्क है। और ये किसकी वजह से होता है? ये ऑडिटर की वजह से होता है। डिटेक्शन रिस्क द रिस्क दैट यू वुड नॉट डिटेक्ट मटेरियल एरर, कि आप ही कोई एरर नहीं पकड़ पाते जो कि मटेरियल होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपकी नज़र से निकल जाता है या आप समझ नहीं पाते उसको, तो इसे कहते हैं कि ये आपका डिटेक्शन रिस्क है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई गलत प्रोसीजर अपना लिया जिसकी वजह से वो रिस्क पकड़ा नहीं गया। ठीक है, या प्रोसीजर आपने सही अपनाया था लेकिन उसके रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए, ये भी गलती होगी आपकी। या फिर आपने जो टेस्ट अप्लाई किया था वो टेस्ट ही ठीक नहीं था। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक श्योर ए पर्टिकुलर सेल प्ले टुक प्लेस, आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या एक सेल हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इन एक्चुअल ये एक ट्रांजैक्शन अकर हुई है या नहीं हुई। लेट्स से आप जाते हैं, आप चेक करते हैं डिटेल इन्वेंट्री गई है या नहीं गई, एक सेल रिसीट अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज़ चेक करते हैं। ना कि आप सिर्फ ये चेक करते हैं कि दिखाएं जी स्लिप दिखाएं, इनवाइस सही बनी है या नहीं बनी हुई। इनवाइस तो कोई भी बना लेता है। ठीक है, तो आप ये चेक करेंगे कि इन एक्चुअल वो सेल अकर हुई है या नहीं अकर हुई। अच्छा जी, इसके बाद है जी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। आप किसी कंपनी का, अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिस्क जिसमें हमने तीनों रिस्क पढ़े। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है हमने समझा, जो कंपनी की नेचर की वजह से होता है। फिर हमने देखा कंट्रोल रिस्क क्या होता है, हमने कहा कंट्रोल रिस्क कंट्रोल सिस्टम की वजह से होता है, क्योंकि बिजनेस से अपने अंदर इंटरनल कंट्रोल किस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, थर्ड वन है डिटेक्शन रिस्क। एक और रिस्क होता है जिसे हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क, और डिटेक्शन रिस्क किस वजह से होता है, ये ऑडिटर के एंड पे होता है कि ऑडिटर एक रिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, अच्छा इसके बाद है जी हम फॉलोइंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट हम किस तरह से करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है? हम रिस्क का अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि एक बिजनेस कितना रिस्की है, कितना रिस्की नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रिकग्नाइजिंग द नेचर ऑफ द कंपनी, हम कंपनी की नेचर के बारे में जानते हैं। ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, वो क्या काम करता है। लेट्स से इफ द क्लाइंट इज अ बैंक, आपका जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं वो एक बैंक है, तो अभी देखते हैं वो क्या करता है। वो बैंक है, ठीक है जी, अगर वो बैंक है तो वो करता क्या है जी? आपने कहा जी वो लेंडिंग करता है, वो होम ओनर मॉर्टगेज देता है, कार लोन्स प्रोवाइड करता है, कमर्शियल लोन्स प्रोवाइड करता है, ये उसका काम हो गया।
यानी कि अभी आप उस कंपनी की नेचर समझ रहे हैं कि वो काम किस तरह करता है, सिंपल सेल परचेज करता है या टफ प्रोसीजर करता है, ठीक है। देन उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके अप्लाई होते हैं, एससीसीपी करता है, ड्रैप करता है, पैमरा करता है। लेट्स से कोई कंपनी है, कोई पब्लिक कंपनी है, तो उसको कौन रेगुलेट कर रहा होगा, उसको एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई क्या कहते हैं अगर कोई फार्मेसीज हैं, कोई इस तरह का बिजनेस है जो मेडिसिन बना रहा है या प्रोवाइड कर रहा है, उसको रेगुलेट करता है ड्रैप, ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई मीडिया में है तो उसको पैमरा कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये चीज़ आपने पहले देखनी होती है कि किस कंपनी का कौन रेगुलेट या कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। देन व्हाट इज द कंपनीज बिजनेस स्ट्रेटजी, कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, ये मोस्टली शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही होती है। अच्छा जी, इसके बाद है जी एग्जामिनिंग। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा, एज एन ऑडिटर एक कंपनी को जा रही है, उसका आप रिस्क असेस करना चाह रहे हो। सबसे पहले तो आपने उसकी नेचर देखी कि उस कंपनी की नेचर क्या है, जिसमें आपने दो तीन चीजें पढ़ी। देन अब आप देखते हो कि उस कंपनी में जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, वो लोग किस लेवल के हैं, ठीक है, उनकी क्या क्वालिटी है। तो इसमें आप ये देखते हैं कि जो उस कंपनी में मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, वो स्किल्ड हैं या नहीं है, ठीक है। वो स्किल्ड हैं, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखें, अगर मैनेजमेंट ही प्रॉपर नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में रिस्क ज़्यादा होगा, ठीक है, वहां पर रिस्क ऑफ फ्रॉड या रिस्क ऑफ एरर ज़्यादा होंगे। सो नेचर देखने के बाद आप उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर एक एक चीज़ लिखी हुई है, ये एम्प्लॉयज टर्नओवर। इफ की पर्सनल, जो कंपनी के की पर्सन होते हैं, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, उसका प्रेसिडेंट, उसका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर तो वो लोग काफी अरसे से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, दे हैव बीन विद द कंपनी फॉर मेनी ईयर्स, अगर वो काफी सालों से कंपनी के साथ चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, ठीक है। कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, ज्यादा इश्यूज नहीं आते, जो लोग काम कर रहे हैं वही सही तरीके से इसको लेकर चलते जा रहे हैं। लेकिन अगर लोग बार बार चेंज होते जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको इस बात का डाउट होगा कि यहाँ पर इश्यूज ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इनके मैनेजमेंट के लोग चेंज हो रहे हैं। जी, इसके बाद है जी आस्किंग एम्प्लॉयज फॉर इंफॉर्मेशन। देखें, जब भी आपने किसी का ऑडिट करने जाना है, ठीक है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको उस कंपनी के एम्प्लॉय से ही मिलेगी। आपने उनका कैश अकाउंट, कैश का ऑडिट करना है तो आपको वो कैश वाले इसकी इंफॉर्मेशन देंगे। आप सेल्स का ऑडिट करना चाह रहे हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट से आपको सारे डॉक्यूमेंट, सारा रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। परचेजेस की तरफ जा रहे हैं तो परचेज वाला सारा रिकॉर्ड मिलेगा। सो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको उस कंपनी के या उस आपके क्लाइंट के एम्प्लॉय से ही मिलेगी, जिसके लिए आपको डिफरेंट एम्प्लॉय से, कंपनी के डिफरेंट एम्प्लॉय से बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, ठीक है। वो उनके क्लर्क भी हो सकते हैं, क्लर्क से लेके टॉप मैनेजमेंट तक कोई भी लोग हो सकते हैं जिनसे आपको डील करना पड़ सकता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं। वो कहता है जी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल एंड डिटरमाइन वेदर द इंटरनल ऑडिटर आर कॉम्पिटेंट। देखें, वो कहता है सबसे मेन चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि क्या आपके कस्टमर या आपके क्लाइंट का, क्लाइंट वो होता है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्या उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है या नहीं है, ठीक है, कि क्या उन्होंने खुद से भी कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया हुआ है जो फ्रॉड से बचने के लिए हो, एरर से बचने के लिए हो। तो ये चीज आप देखते हैं कि क्या उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है या नहीं है। सेकेंडली, क्या उनका ऑडिटर जो है, जो इंटरनल कंट्रोल को मैनेज करने के लिए उन्होंने ऑडिटर रखा हुआ है, इंटरनल ऑडिटर जो उन्होंने खुद से अपने लिए रखा हुआ है, क्या वो बंदा कॉम्पिटेंट है, वो बंदा स्किल्ड है, क्या वो बंदा समझदार है, क्या उसके पास नॉलेज है। ये चीज देखते हैं। सेकेंडली, सेकेंड मेन पॉइंट इज कि एक कंट्रोल बना देना तो ठीक है। एक उनका ऑडिटर अच्छा है, उसने कहा जी कि अली कैश डील करेगा, उस्मान जो है वो सेल्स डील करेगा, हमजा जो है वो परचेज डील करेगा, ठीक है, उसने एक कंट्रोल सिस्टम बना दिया। लेकिन अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही तो इसके कंट्रोल सिस्टम को बनाने का कोई फायदा नहीं है, इनफेक्टिव है। सो एक कंट्रोल सिस्टम बनना भी चाहिए, सेकेंडली उसकी उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, तब जाके आपका जो कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली काम करता है, ठीक है। अच्छा जी,
देन है जी एनालाइजिंग प्रोसेसेस एंड पेपर वर्क, कि ये आप एनालाइज करते हैं कि कंपनी के जो प्रोसेसेस हैं और पेपर वर्क हैं क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, पेपर वर्क में जो लिखा हुआ है वो इन एक्चुअल भी परफॉर्म हो रहा है वैसे ही या दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप उनका बेसिकली रिलेशनशिप चेक करते हैं, जिसके लिए आपको 3 तरह के एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं। आप ट्रेंड्स देखते हैं। ठीक है, लेट्स से कहा जाता है कि हम हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, ये आपका क्लाइंट कहता है कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, वो क्लेम करते हैं इस बात का। तो आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं कि पिछले साल इनकी सेल्स कितनी थी, इस साल इनकी सेल्स कितनी है, पिछले साल इनके प्रॉफिट्स कितने थे, इस साल इनके प्रॉफिट्स कितने हैं। ठीक है, तो इससे आपको ट्रेंड चेक करते हैं, इससे आप एनालाइज करते हैं कि जो एक्चुअली हो रहा है पेपर वर्क में और जो कहा जा रहा है इन दोनों में डिफरेंस है तो नहीं है, ये वाकई सेम है या इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है। सेकेंडली आप रेशियो एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट किस्म के रेशियोज लेते हैं, करंट रेशियो लेते हैं, क्विक रेशियोज लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि आपको ये पता लगे कि इन एक्चुअल जो कंपनी के अंदर परफॉर्म हो रहा है वो और जो पेपर वर्क में लिखा जा रहा है वो दोनों सेम है या नहीं है, क्योंकि उन दोनों को सेम ही होना चाहिए, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ ये इतना इतना करते हैं आप लोग। देन ऑब्जर्विंग द क्लाइंट एट वर्क, अब आप अपने जिसका आप ऑडिट करना चाह रहे होते हो उनको आप जाके ऑब्जर्व करते हो। क्या ऑब्जर्व करते हो? वहां पर कौन कौन काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, कौन कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल है, कौन कौन से उनके एसेट्स अवेलेबल हैं, उस कंपनी की ऑफिस किस किस शहर में है, वहां पर किस किस तरह का प्रोसीजर या काम हो रहे हैं। तो आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, देन फिगरिंग आउट व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज नॉट। देन आप ये फिगर आउट करते हो, ये चेक करते हो कि क्या चीज मटेरियल है और क्या चीज इमटेरियल है। मटेरियल और इमटेरियल मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। आप भी चेक करते हो, बट मिस स्टेटमेंट्स आर नॉट द इशू इन एन ऑडिट, वेदर दे आर मटेरियल इज व्हाट मैटर्स। वो कहता है कि ऑडिट जब आप कर रहे होते हैं उसमें कोई मिस स्टेटमेंट का निकल आना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है, इम्पोर्टेंट है, ज्यादा अमाउंट की है, तब वो जरूर मैटर करती है। तो ये पॉइंट ये लिखा हुआ है कि मिस स्टेटमेंट्स आर नॉट द इशू, कि अगर मिस स्टेटमेंट है तो ये मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो मिस स्टेटमेंट बड़ी है तब एक प्रॉपर मसला है। अब ये कैसे पता लगेगा कि वो मटेरियल है या बड़ी है या नहीं है? इसके लिए हम ये देखते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक कंपनी है जी, 40,000 जिनका एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस ही 40,000 है। अगर उनके 10,000 का एक्सपेंस का डिफरेंस आ रहा है, आप उसको ऑडिट करते हैं, आपको पता लगता है कि यार इन्होंने 10,000 पे छुपाए हुए हैं या 10,000 पे एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, जबकि टोटल एक्सपेंस 40,000 है, तो ये एक मेजर अमाउंट है इनके एक्सपेंस के लिए। इ- ठीक है, यानी कि ये इनके लिए मटेरियल अमाउंट है 40,000 वालों के लिए। लेकिन अगर यही 4 लाख वालों के लिए हो 10,000, तो ये उनके लिए इतनी मटेरियल नहीं है 10,000 की अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी मटीरियलिटी चेक करते हैं। देन एक और चीज आप नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट देखते हैं। The type of misstatement may make it material even if the comparative size is material. For example, आप क्या करते हैं, आप 10,000 रुपये इनकम में शामिल ही नहीं करते, आप उन्हें शो ही नहीं करते इनकम में। इसका मतलब है ये 10,000 किसी ने एरर या किसी ने फ्रॉड किया है। ठीक है जी। उसके बाद डिस्टिंग्विशिंग एरर फ्रॉम फ्रॉड। दो चीज़ें होती हैं, एरर और फ्रॉड। मैं अभी तक आपको बताता आ रहा हूँ एरर फ्रॉड एरर फ्रॉड। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? एरर्स जो होते हैं, गलती जो होती है वो बाय मिस्टेक होती है। ठीक है, वो क्या होता है, वो इंटेंशनली नहीं होती, आप जानबूझकर वो नहीं करते, उसे कहते हैं ये एरर है। ठीक है, आप एक काम कर रहे हैं, आपसे कैलकुलेशन गलत होगी, एक एरर है। लेकिन अगर आप एक काम जानबूझकर कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ये फ्रॉड है। ठीक है। अब अब हम देखते हैं एरर्स किस तरह से आते हैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल, इनएडवर्टली टेकिंग एन एक्सपेंस टू द रॉन्ग अकाउंट। आपका एक्सपेंस हुआ, ठीक है, एक अकाउंटेंट बैठा है, वो एक्सपेंस नोट कर रहा है, उसको किसी ने कहा यार एडवर्टाइजिंग में 10,000 पे लिख दो, वो एडवर्टाइजिंग की जगह अमोर्टाइजिंग में लिख देता है। ठीक है, ये सुनने में भी एक जैसा है वर्ड है, और ये एक्सपेंस क्योंकि अल्फाबेटिकली अगर लिखे जाए तो ये तकरीबन साथ साथ ही होंगे, तो वो बाय मिस्टेक इसकी बजाय अमोर्टाइजिंग में डाल देता है। तो ये एक एरर है, क्यों? क्योंकि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, उससे गलती हो गई है। ठीक है। देन बुकिंग एन अनरीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट एक्सपेंस। एक कोई एस्टीमेट लगा रहे हैं आप, बैड डेट्स का एस्टीमेट लगा रहे हैं कि इस साल कितने बैड डेट्स हुए या होंगे,
उसको आप एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो वो एस्टिमेट आपका गलत भी हो सकता है। तो ये एक एरर है, ये फ्रॉड नहीं है, ठीक है। देन अगर हम बात करें फ्रॉड की, तो फ्रॉड में वो कहते हैं जी, एक ट्रायंगल ऑफ फ्रॉड होती है, एक टर्म है। वो कहते हैं जी, फ्रॉड जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रॉड होता है इंटेंशनली, जानबूझकर फ्रॉड किया जाता है। तो इसकी 3 वजूहत होती हैं, या तो इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉड। इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉड यानी कि आप ये देखते हैं कि फ्रॉड करना बेहतर है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी वजह से आपको क्या नुकसान हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है। आप कहते हैं कि यार मेरे लिए ये काम करना, ये फ्रॉड करना इस टाइम, इस हालत में ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसका मुझे क्या फेस करना पड़ेगा बाद में, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो बाद में देखी जाएगी। तो ये तो इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉड, इसके भी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। देन अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट द फ्रॉडुलेंट एक्ट। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही वीक है वहाँ का, तो वहाँ पर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होंगे। देन द एबिलिटी टू रेशनलाइज और जस्टिफाई द फ्रॉड। अगर एक बंदा अपने फ्रॉड को जस्टिफाई कर सकता है ना, ठीक है, लेट्स से वो कहता है कि यार मेरा ऑनर मुझे हर टाइम डांटता रहता है, हर टाइम मेरी बेइज्जती करता रहता है, खैर अगर मैंने इनके साथ फ्रॉड कर लिया तो कोई बात नहीं। या वो कहता है कि यार मेरा जो ऑनर है ना, मेरा एम्प्लॉयर जो है, वो क्या करता है, वो बाकी लोगों को तो प्रॉपरली बोनसेस देता है, मुझे नहीं देता, हालांकि मैं काम तो करता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फ्रॉड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा बनता है, मेरे पैसे तो बनते हैं ना कंपनी की तरफ। तो इससे बेहतर यह है कि मैं खुद ही फ्रॉड कर लूँ, अगर वो नहीं दे रहे तो मुझे मिलना चाहिए। इसका मतलब है वो जस्टिफाई कर रहा है। अगर कोई बंदा जस्टिफाई कर सकता है, आप अपनी कंपनी में किसी को जस्टिफाई करने की रीज़न देते हो, तो आपकी कंपनी में फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। कैसे, आपके पास 4 लोग काम कर रहे हैं, आप 3 लोगों को ज़्यादा पे कर रहे हो, एक को काफ़ी कम पे कर रहे हो, जबकि काम भी जैसा करते हैं, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होंगे जिसको आप कम पे कर रहे हो, वो कोई ना कोई फ्रॉड करेगा आपके साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने कहा था जी 3 रीज़न में, फर्स्ट वन इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब मैंने आपको बताया कि उस टाइम की मौजूदा मौजूदा सूरत-ए-हाल उससे ये उसके लिए ज़रूरी बना देती है कि वो फ्रॉड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्प्लॉयर स्पाउस हैज़ लॉस्ट अ जॉब। आपका जो एम्प्लॉय है, अगर उसकी बीवी की जॉब छूट गई है, वो जॉब करती थी, जॉब उसकी ख़त्म हो गई है, तो चांसेस हैं वो अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए कोई ना कोई फ्रॉड करेगा आपका एम्प्लॉय। या आपके एम्प्लॉयर ने अपनी मिसेस को डाइवोर्स दे दिया, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, कोई एक्सपेंसेस पे करने के लिए वो फ्रॉड करेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे। या आप देखते हैं कि यार फ्रॉड तो हुआ है, तो अब अपने एम्प्लॉयज़ के पास जाएँगे, आप कहेंगे कि उनसे पूछेंगे कि यार आप में से किसी का कोई बच्चा, कोई ऐसा बच्चा हो किसी जो क्रिमिनल जिसका रिकॉर्ड हो, या जिसकी कोई केस जिस पे चल रहा हो, ठीक है? तो आप उसको ढूँढेंगे, वहाँ से आपको फ्रॉड मिल सकेगा। या फिर आप देखते हैं कोई आपका ऐसा एम्प्लॉयी तो नहीं है जो ड्रग, अल्कोहल में, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है। जो इस तरह का बंदा होगा वो भी मोस्टली फ्रॉड वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी? इसके बाद है जी कंसीडरिंग मैनेजमेंट इंसेंटिव्स, ठीक है? अभी हमने नॉन मैनेजमेंट इंसेंटिव्स पढ़ ली, इसके बाद है मैनेजमेंट इंसेंटिव्स। मैनेजमेंट इंसेंटिव्स में क्या आता है जी, वो कहते हैं जी आपका जो मैनेजमेंट के लोग हैं, लेकिन मैनेजमेंट मैनेजर्स आर ऑफन मोटिवेटेड टू कमिट फ्रॉड बिकॉज ऑफ द वे दे आर कंपनसेटेड। मैनेजर्स कहते हैं कि हमें प्रॉपर्ली सैलरीज नहीं मिल रही, ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो हम अपना हिस्सा खुद ही इसमें से निकालना शुरू कर देते हैं। तो मैनेजमेंट वाले इस तरह से फ्रॉड करते हैं। पहले थे नॉन मैनेजमेंट के लोग, यानी कि आप कह लें कि लोअर जो लेबर क्लास लोग होती है, या लोअर लेवल के लोग होते हैं। और ये वो बात हमने की मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के इंसेंटिव क्या होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट ट्रायंगल का इंसेंटिव से रिलेटेड। उसके बाद है जी अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड। क्योंकि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर किसी को मौका मिल रहा है फ्रॉड करने का, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वहाँ पर फ्रॉड होगा, ठीक है। सो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, तो इसका मतलब है वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है, एक ही बंदा परचेजेस करके ला रहा है, वही संभाल रहा है, वही पेमेंट कर रहा है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ भी चांसेस ऑफ फ्रॉड जो हैं वो चांसेस ऑफ फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट था ट्रायंगल का रैशनलाइजिंग द फ्रॉडुलेंट एक्ट, कि आपका एम्प्लॉय जस्टिफाई करना शुरू कर देता है अपने फ्रॉड को, ठीक है। जस्टिफाई करना कैसे शुरू कर देता है, वो कहता है कि यार मुझे सैलरीज कम दी जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे सैलरी कम मिल रही है तो मैं इसमें से अपना हिस्सा निकाल लेता हूँ, ठीक है। या वो कहता है कि यार कोई नहीं, मैं ये रीजंस कुछ लिखी हुई हैं, वो कहता है यार आई एम जस्ट बोरोइंग द मनी, कि यार मैं अभी निकाल रहा हूँ पैसे, बाद में कभी वापस डाल दूंगा इस बिजनेस में पैसे। या
वो कहता है जी दे डन मी रॉन्ग, कंपनी वालों ने मेरे साथ गलत किया इसलिए मैं भी फ्रॉड करूंगा इनके साथ, या देर इज़ नो अदर वे टू मैनेज माई प्रॉब्लम, कि यार इस टाइम जब मैं जिस सूरत हाल में फंसा हूँ, जिस मसले में फंसा हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि मैं इससे निकल सकूँ, यही रास्ता है कि मैं थोड़ा सा फ्रॉड करूँ और अपने मसले से निकल जाऊँ। इस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी कि evaluating योर ऑडिट रिस्क रिजल्ट्स। अब आप देखते हो कि किस कंपनी में कितना रिस्क है, ठीक है, किस कंपनी में कितना रिस्क है और आपने उसका ऑडिट किस तरह से करना है। अगर तो एक कंपनी में लो रिस्क है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसका ऑडिट उसी के मुताबिक करते हैं। आप एक कंपनी के पास जाते हैं, ठीक है, आप उनमें कुछ चीज़ें देखते हैं। आप देखते हैं कि यार लाइक ट्रांजेक्शन आर हैंडल इन द सेम वे, कि इस कंपनी में ज़्यादातर ट्रांजेक्शन होती ही नहीं, सिंपल सी ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है, और उनको सेम तरीके से डील किया जाता है। लेट्स से अकाउंट रिसीवेबल, जितने लोग क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं वो सारों का सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पे लिखा हुआ है इन्होंने। आप देखते हैं कि इनकी ट्रांजैक्शन मोस्टली एक तरह की हैं, यानी कि हर महीने एक ही तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं। रेंट जाता है इनकी, हर महीने रेंट, सिर्फ रेंट का एक्सपेंस है, बिजली का एक्सपेंस है, और 10 एम्प्लॉयज उनका एक्सपेंस है। हर महीने इन सर्कल में यही एक्सपेंस चलता है। इसलिए इसको इन डिटेल चेक करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक महीने के चेक कर लें डिटेल में और बाकी की सिर्फ अमाउंट चेक कर लें तो आपका मसला हल हो जाता है। इसका मतलब है ये जो कंपनी है इसमें रिस्क कम है, ठीक है। द ट्रांजेक्शन्स आर इजी टू मेजर। इस कंपनी में जो काम हो रहा है ये क्या करते हैं, एक चीज़ खरीद कर लाते हैं 100 रुपये की, 120 की बेच देते हैं आगे। तो इनकी ट्रांजेक्शन जो है वो इजी टू मेजर है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब है ये जो बिजनेस है इसमें लो रिस्क है, इसका हम ऑडिट भी इसी के मुताबिक करेंगे। अब आप कहेंगे कि यार आपके बिजनेस में लो रिस्क है, हम आपको इतने पैसे चार्ज करेंगे, इतने दिन हमें चाहिए और हम आपका ऑडिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने किस बेस पे किया, आपने पहले उसका रिस्क सिचुएशन देखी कि उसमें रिस्क कितना है, देन उसके बाद आपने क्या किया, उसका ऑडिट प्रोसीजर को टेलर किया। टेलर का मतलब जैसे दर्जी तो होता है ना, टेलर सीता है, वो आपके कपड़ों को सीता है, आपकी पैमाइश के मुताबिक सीता है। इसी तरह रिस्क को समझते हुए उनको ऑडिट किया जाता है कि ऑडिट ज़्यादा डिटेल में करना है या कम डिटेल में करना है। अगर तो आप देखते हैं कि यार लेट्स से आप एक कंपनी के पास 2 कंपनीज़ हैं, जो दोनों 10-10 करोड़ की हैं, ठीक है। एक में लो रिस्क सिचुएशन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, उनकी जैसी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, ठीक है, हर मंथ सेम ट्रांज़ैक्शन या सेम एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं, या उनके जो हमने कहा ट्रांज़ैक्शन है ईज़ी टू मेजर ट्रांज़ैक्शंस हैं, चीज़ खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं। इसमें रिस्क कम है, आपने कहते, और दूसरी जो कंपनी है, उसमें टफ ट्रांज़ैक्शंस हैं, उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अप्लाई होता है, ठीक है, वो परसेंटेज के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं, तो वो उनके प्रोसीजर टफ है, उसमें रिस्क ज़्यादा है। कंपनी दोनों 10-10 करोड़ की है। अब जिसमें लो रिस्क आपने चेक किया, उनके पास आप जाएँगे, आप उन्हें कहेंगे जी हम आपको 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे, हमें 12 दिन का टाइम चाहिए और हम आपको ऑडिट कर देंगे। वही दूसरी कंपनी के पास जाते हैं जो कि 10 करोड़ की ही है, आप उन्हें कहते हैं जी हम आपको 8 लाख रुपए चार्ज करेंगे, हमें 1 महीने का टाइम चाहिए और तब हम आपको ऑडिट करके देंगे। तो ये क्या करें आप, अब लो रिस्क सिचुएशन और हाई रिस्क सिचुएशन की बेस पे ऑडिट को टेलर करें, ऑडिट जो है उनका डिसाइड करें कि ऑडिट किस तरह से हमने करना है उनका। ठीक है जी? ये लो रिस्क हो गया और इसी तरह से हाई रिस्क हो गया। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप डिस्कशन सेशन में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।